11 समय क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब मॉस्को के लोग अपनी सुबह की कॉफी पी रहे होते हैं, तब व्लादिवोस्तोक के नागरिक सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ की जलवायु की चरम सीमाएं भी उतनी ही आश्चर्यजनक हैं। साइबेरिया के ओयमयाकॉन में तापमान -67.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड होती है कि उबलता पानी हवा में फेंकते ही बर्फ बन जाता है। फिर भी इसी देश में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग गर्मियों में जादुई सफेद रातों का अनुभव करते हैं, जब सूरज शायद ही कभी पूरी तरह डूबता है और घंटों तक हल्की सांझ बनी रहती है। जब लोग रूसी महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में अक्सर परियों की कहानी जैसी छवियां आती हैं, जिनकी नीली या गहरी भूरी आंखें होती हैं, बर्फ जैसी गोरी त्वचा, सुगठित कद काठी और सभ्य व्यवहार। वर्तमान में देश में एक बड़ा लैंगिक असंतुलन है, जहां हर 100 महिलाओं पर केवल 86.6 पुरुष हैं। इसका मतलब है कि अभी रूस में पुरुषों की तुलना में लगभग 1 करोड़ अधिक महिलाएं हैं। क्या आपने कभी किसी रूसी लड़की से मुलाकात की है या डेट किया है? अपनी कहानी हमें टिप्पणियों में बताइए। क्या यहाँ की महिलाएं वाकई उतनी ही अद्भुत हैं जितना लोग कहते हैं? हर जनवरी में हजारों रूसी लोग शून्य से नीचे तापमान वाले झीलों और नदियों में कूदते हैं, जिनका आकार अक्सर एक क्रॉस जैसा बनाया जाता है। यह एक पवित्र ऑर्थोडॉक्स परंपरा है, जिसे एपिफनी स्नान कहा जाता है। माना जाता है कि यह आत्मा को शुद्ध करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। लेकिन यह संस्कृति यहीं खत्म नहीं होती। किसी भी यात्रा से पहले, चाहे वह दुकान तक की छोटी दूरी हो या 1 महीने की छुट्टी, रूसी लोग अपने घर में एक पल के लिए चुपचाप बैठते हैं। यह छोटा सा ठहराव मन को स्थिर करता है और आने वाली यात्रा के लिए तैयार करता है। तो बताइए, क्या आप सर्दियों के बीच बर्फीली झील में कूदने की हिम्मत करेंगे या चूल्हे के पास गर्म कंबल में बैठना पसंद करेंगे? रूसी लोग आमतौर पर अजनबियों पर मुस्कुराते नहीं हैं। अगर आप मॉस्को की सड़कों पर चलते हुए किसी अनजान व्यक्ति को मुस्कुराकर देखें और वह आपको अजीब निगाहों से देखे, तो हैरान मत होना। लेकिन जैसे ही आप उनके दोस्त बन जाते हैं, आप पाएंगे कि रूसी लोग दुनिया के सबसे सच्चे, ईमानदार और दिलदार इंसानों में से एक हैं। रूसी मेहमान नवाजी मशहूर है, लेकिन इसके कुछ अनकहे नियम हैं। कभी भी किसी रूसी घर में खाली हाथ न जाएं। वोडका की बोतल, चॉकलेट या फूल ले जाना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और फूलों की बात करें तो यह बात याद रखें, किसी भी खुशी के मौके पर हमेशा विषम संख्या में फूल दें। सम संख्या वाले फूल केवल अंतिम संस्कार के लिए माने जाते हैं, और गलती से ऐसा करना गलत संकेत समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां आपकी सांस तुरंत जम जाती है, जहां गाड़ियां पूरे सर्दी भर चलती रहती हैं ताकि वे बर्फ के टुकड़े न बन जाएं, और जहां ठंड की वजह से कलम की स्याही जम जाती है। आपका स्वागत है ओयमयाकॉन में, जो धरती का सबसे ठंडा स्थायी रूप से बसा हुआ स्थान है, जहां तापमान अक्सर -67 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यमाल और याकूतिया के क्षेत्रों में ठंड के कारण अनोखे दृश्य देखने को मिलते हैं। वहां पुलिसकर्मी गाड़ियों की जगह 12 सिंगों पर गश्त करते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में वाहन चल ही नहीं सकते। सड़कें बर्फीली नदियों जैसी बन जाती हैं और पूरा इलाका किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। चुकोटका और कुरिल क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू अक्सर भोजन की तलाश में गांवों में पहुंच जाते हैं। कुछ तो दरवाजों पर पंजे मारते हैं जैसे खाना मांग रहे हों। अधिकारी रात में लोगों को घरों में रहने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि सफेद भालू कब गलियों में घूमने निकल पड़े। फिर भी जब वसंत आता है, भले ही तापमान अब भी 0 से नीचे हो, स्थानीय लोग बर्फ से ढकी जमीन पर धूप सेंकते हैं। महीनों की अंधेरी सर्दियों के बाद वे धूप का आनंद लेते हैं। वे -30 डिग्री तापमान में भी बाहर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और इसे सामान्य मानते हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में आइसक्रीम के ठेले पूरे साल चलते रहते हैं, यहां तक कि सर्दियों की कठोर ठंड में भी। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो हमें खुशी है कि आपको यह कहानी पसंद आई। चुकची लोग उत्तरी रूस के चुकोटका क्षेत्र में रहते हैं, जहां सर्दी लगभग 9 महीने तक चलती है। वे -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में जीवित रहने की अपनी क्षमता और अपनी विशिष्ट परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यह इलाका साल के अधिकांश हिस्से में बर्फ से ढका रहता है, जहां कई जगहों पर लोग जंगलों पर निर्भर होते हैं। वहीं चुकची लोगों के जीवन का आधार
बारहसिंगा है। लगातार जमी हुई धरती पारंपरिक दफन को लगभग असंभव बना देती है। सदियों से कुछ समूह जमीन के ऊपर बने मकबरों या ऊंचे मंचों पर ताबूत रखते हैं ताकि मृत शरीर कभी भी जमी हुई मिट्टी को न छुए। ये संरचनाएं अत्यधिक ठंड को सहने के लिए सावधानी पूर्वक बनाई जाती हैं और मृतकों के प्रति सम्मान का प्रतीक होती हैं। उसी समय क्षेत्र की अन्य समुदायों ने इस कठिन परिस्थिति से निपटने के अकशिश के अलग तरीके विकसित किए हैं। वे सर्दियों के दौरान शवों को अस्थायी रूप से गैरेज, तहखाने या विशेष भंडारण स्थलों में रखते हैं। जब गर्मी आती है और मिट्टी थोड़ी नरम होती है तो वे दफन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। कब्रिस्तान आमतौर पर ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां परमाफ्रॉस्ट कम होता है या नहीं होता, ताकि खुदाई करना आसान रहे। चुकोटका क्षेत्र में एस्किमो लोग भी रहते हैं। एस्किमो महिलाएं अपने सांवले रंग और मजबूत स्वभाव के लिए जानी जाती हैं और परिवार की रीढ़ मानी जाती हैं। एस्किमो पुरुष अपनी पत्नियों का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें दुनिया की सबसे अद्भुत महिलाएं मानते हैं। यहाँ की एक पुरानी परंपरा यह थी कि मेहमान के स्वागत के रूप में पति अपनी पत्नी को एक रात के लिए अतिथि के साथ रहने की अनुमति देता था। इस परंपरा को अस्थायी पत्नी साझाकरण कहा जाता था और यह एस्किमो संस्कृति में गहराई से जुड़ी थी। जब कोई पुरुष शिकार पर जाता तो वह किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी को साथ ले जा सकता था। उस दौरान वह महिला गृहस्थी संभालने के साथ साथ उसका साथ भी निभाती थी, जैसे वह उसकी अपनी पत्नी हो। एस्किमो समाज में पत्नी को साझा करना शर्म की बात नहीं बल्कि सम्मान का संकेत माना जाता था। उनका विश्वास था कि जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति को साझा करना खुशियां बांटने का एक तरीका है। यदि कोई अतिथि इस प्रस्ताव को ठुकरा देता तो पति इसे अपने आतिथ्य और उदारता का अपमान मान सकता था। विधवाओं को भी अतिथियों के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और यदि किसी महिला को ऐसे संबंध से संतान होती तो पूरा समुदाय उसे आशीर्वाद मानता था। इस परंपरा की जड़ें एस्किमो जीवन की कठिनाइयों और अलगाव में थीं। उनकी जनसंख्या बहुत कम थी, जिससे रिश्तेदारों के बीच विवाह से बचना मुश्किल हो जाता था और इससे अक्सर कमजोर या अस्वस्थ बच्चे पैदा होते थे। कठोर ठंड और कठिन माहौल में मजबूत संतानों का पालन पोषण करना एक चुनौती था। उनके समाज में पवित्रता का अर्थ अलग था। एक पवित्र महिला बस वह होती थी जिसने अब तक किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाया था। एस्किमो लोग व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करते थे और दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप या चर्चा से बचते थे। यह कानून इतना अजीब है कि सुनकर मजाक जैसा लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। 1 जुलाई 2014 से रूस में लेस और जालीदार अंडरवियर के आयात और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रतिबंध केवल इसलिए नहीं लगाया गया कि लेस बहुत खुली या अनुचित मानी जाती है। रूसी चिकित्सा अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सिंथेटिक लेस और जालीदार कपड़े शरीर द्वारा आवश्यक 6% नमी अवशोषण की शर्त पूरी नहीं करते, जो स्वस्थ अंतःवस्त्रों के लिए जरूरी है। अधिकतर सिंथेटिक लेस में यह दर केवल 3 से 3.6% तक होती है, जो अधिकारियों के अनुसार स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और कई प्रकार की चिकित्सीय समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। यह कानून केवल रूस तक सीमित नहीं है, यह बेलारूस और कजाकिस्तान के क्षेत्रों में भी लागू है। इसलिए यदि आप रूस की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपने पसंदीदा लेस वाले अंतःवस्त्र घर पर ही छोड़ दें, जब तक कि आप हवाई अड्डे पर सीमा अधिकारियों के साथ चाय पर इस बारे में बातचीत करने के इच्छुक न हों। रूस अपने अनेक रिकॉर्ड्स के लिए जाना जाता है और उनमें से कुछ जन्म से जुड़े आश्चर्यजनक किस्सों से संबंधित हैं। 18वीं सदी में रूस के शूया जिले की एक किसान महिला वेलेंटीना वासिलिएवा अपनी अविश्वसनीय प्रजनन क्षमता के लिए प्रसिद्ध हुई। 40 वर्षों में उन्होंने 16 जोड़ी जुड़वां, 7 तिगुने और 4 चौगुने बच्चों को जन्म दिया। कुल मिलाकर उन्होंने 69 बच्चों को जन्म दिया, जिनके पिता एक ही व्यक्ति फ्योदोर वासिलिएव थे। यह संख्या सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेलेंटीना की मृत्यु के बाद फ्योदोर ने दूसरी शादी की और अपनी दूसरी पत्नी से 18 और बच्चे हुए। इस तरह कुल 87 बच्चों में से 82 बच्चे स्वस्थ रूप से बड़े हुए। अब रूस के जीवन के एक और पहलू की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग शहर कला विशेषकर बैले के लिए प्रसिद्ध है। इसे शास्त्रीय बैले का जन्मस्थान भी कहा जाता है। इस कठिन कला को सीखने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन की मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है।
इस उत्कृष्टता तक पहुंचने का मार्ग दर्द और बलिदान से भरा होता है। घायल नाखून, छिली हुई त्वचा और विकृत पैरों की पीड़ा उस सुंदरता की कीमत है जो दर्शक मंच पर देखते हैं। बैले नर्तक विशेष जूतों में प्रदर्शन करते हैं जो उन्हें अपने पूरे शरीर का भार पैरों की उंगलियों पर संतुलित करने के लिए मजबूर करते हैं। यह लगातार दबाव नाखूनों के मोटे होने, त्वचा के कठोर बनने और कभी कभी दर्दनाक घावों का कारण बनता है। वे तंग परिधान पहनते हैं जो हर छोटी हरकत को उजागर करते हैं, जिससे उन्हें थकान और असहजता महसूस होती है। इन कठिनाइयों को समझने से हम इन अद्भुत कलाकारों की निष्ठा और सहन शक्ति की और अधिक सराहना कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन का सत्ता तक पहुंचना किसी जासूसी उपन्यास जैसा लगता है, क्योंकि वास्तव में यह कहानी कुछ वैसी ही है। दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले नेताओं में शामिल होने से पहले पुतिन ने 15 वर्ष तक केजीबी के अधिकारी के रूप में काम किया, जो रूस की गुप्तचर एजेंसी है और अमेरिका की सीआईए के समान मानी जाती है। पुतिन ने 1975 में केजीबी ज्वाइन की और शुरुआत में उन्हें लेनिनग्राद, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, में खुफिया निगरानी के कार्य में लगाया गया। उनका काम विदेशी आगंतुकों पर नजर रखना, पलायन रोकना और पश्चिमी देशों की गतिविधियों की जानकारी एकत्र करना था। 1985 में उन्हें पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन भेजा गया, जहां वे राजनयिक आवरण में कार्यरत रहे। आधिकारिक रूप से उन्हें अनुवादक बताया गया, लेकिन वास्तव में वे वहां खुफिया अभियानों का संचालन कर रहे थे। ड्रेसडेन में रहते हुए पुतिन ने बर्लिन की दीवार का गिरना और पूर्वी जर्मनी की साम्यवादी सरकार का पतन अपनी आंखों से देखा। जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया, तो पुतिन रूस लौट आए और औपचारिक रूप से केजीबी से अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में राजनीति में कदम रखा, जहां वे मेयर के अधीन काम करते हुए एक कुशल प्रशासक के रूप में पहचाने जाने लगे। उनका असली अवसर 1999 में आया, जब राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया और तब से आज तक सत्ता में बने हुए हैं। मॉस्को एक ऐसा शहर है जहां असंभव से लगने वाले विरोधाभास एक साथ मौजूद हैं। यहां 16वीं सदी का एक ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर चमचमाते आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के पास खड़ा दिखाई देता है। शहर की गति कभी धीमी नहीं पड़ती। मॉस्कोवासी हमेशा कहीं न कहीं भागते रहते हैं, चाहे वह महंगे सूट पहने कारोबारी हों जो कांच की ऊंची इमारतों में बैठकों के लिए दौड़ रहे हों, या कॉफी के कप पकड़े छात्र जो मेट्रो पकड़ने की जल्दी में हों। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, मॉस्को का रूप पूरी तरह बदल जाता है। दिन की भागदौड़ भरी ऊर्जा की जगह रात का सुसंस्कृत माहौल ले लेता है। गर्म और आरामदायक कैफे लोगों से भर जाते हैं, जो चाय और वोडका के साथ गहरी बातें करते हैं। विश्व स्तरीय थिएटरों में ऐसे प्रदर्शन होते हैं जो किसी भी देश के सांस्कृतिक सत्र का मुख्य आकर्षण बन सकते हैं। मॉस्को मेट्रो का विशेष उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि उसे सिर्फ एक भूमिगत रेल कहना उसके सौंदर्य के साथ अन्याय होगा। हर स्टेशन एक भव्य भूमिगत महल की तरह है, जिसमें भित्ति चित्र, क्रिस्टल जूमर, संगमरमर के खंभे और कलात्मक मूर्तियां हैं। कोमसोमोल्स्काया स्टेशन किसी शाही नृत्य कक्ष जैसा लगता है, जबकि मायाकोव्स्काया स्टेशन अपने स्टेनलेस स्टील के मेहराबों और मोजेक छत के कारण किसी भविष्यवादी गिरजाघर की तरह दिखाई देता है। सर्दियों में जब तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तब भी मॉस्कोवासी घरों में नहीं छिपते। वे ठंड का स्वागत करते हैं, बर्फ से ढकी गलियों में फर के कोट पहनकर टहलते हैं, क्रिसमस बाजारों में गर्म शराब का आनंद लेते हैं और जमी हुई धरती को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। अजीब बात यह है कि मार्च में जब तापमान 0 पर पहुंचता है, तो वे अपने भारी कोट उतार देते हैं और मुस्कुराते हुए घोषणा करते हैं कि अब बसंत आ गया है। अगर आप किसी भी रूसी शहर में घूमेंगे तो आपको एक ऐसा नजारा दिखेगा जो विदेशी आगंतुकों को हमेशा हैरान कर देता है। शानदार रेस्टोरेंट्स के बाहर मर्सिडीज बेंज गाड़ियां दौड़ती दिखती हैं। महंगे शॉपिंग मॉल की पार्किंग में BMW की कतारें नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं और सड़कें बर्फ की मोटी परतों से ढक जाती हैं, केवल एक ही कार होती है जो हर परिस्थिति पर विजय पा लेती है, और वह है साधारण लाडा। लाडा को देखकर कोई भी इसे सुंदर नहीं कहेगा। इसमें न तो कोई विलासिता है, न खास आराम, और न ही यह किसी को प्रभावित करती है जब आप इसे होटल के बाहर पार्क करवाते हैं। लेकिन जो चीज इसमें नहीं है
उसे इसकी जिद्दी मजबूती और भरोसेमंद प्रदर्शन पूरा कर देता है। जब जर्मन कारें बर्फ में फंस जाती हैं या उनका इंजन ठंड से जाम हो जाता है, तब लाडा बस एक चाबी घुमाने से तुरंत चल पड़ती है। कीमत के मामले में अंतर बहुत बड़ा है। एक नई लाडा की कीमत 9,000 से 20,000 डॉलर के बीच होती है, जो मर्सिडीज या BMW के समान मॉडल की तुलना में 7 से 10 गुना सस्ती है। लेकिन रूसियों के लाडा चुनने की वजह सिर्फ सस्ती कीमत नहीं है। वे इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह उनके स्वभाव को दर्शाती है। वह दृढ़ता और सहन शक्ति जो हर मुश्किल में काम आती है, और वह जज्बा जो हर बाधा के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर कॉफी इटली की धड़कन है, तो चाय रूस की सांस है। रूस में चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक पवित्र परंपरा है जो परिवारों को जोड़ती है, दोस्ती को गहरा करती है और उन कठोर सर्दियों में गर्माहट देती है जो कुछ क्षेत्रों में 8 महीने तक चलती हैं। रूसी चाय संस्कृति का केंद्र समोवर है, एक सजावटी धातु की केतली जो चाय बनाने के साथ साथ मेलजोल का प्रतीक भी है। परिवार और दोस्त समोवर के चारों ओर बैठते हैं, गर्म चाय के प्याले भरते हैं और एक दूसरे के साथ कहानियां, अनुभव और दिन भर की बातें साझा करते हैं। यहां चाय में चीनी सीधे नहीं डाली जाती। लोग एक चीनी का टुकड़ा या शहद का चम्मच मुंह में रखते हैं और फिर गर्म चाय की चुस्की लेते हैं। इससे मिठास धीरे धीरे घुलती जाती है और हर घूंट का स्वाद थोड़ा बदलता रहता है, जिससे पीने का अनुभव और भी आनंददायक बन जाता है। चाय के साथ अक्सर फलों के मुरब्बे, बारांका कुकीज और काले ब्रेड परोसे जाते हैं, जो इसके स्वाद को और खास बनाते हैं। रूसी संस्कृति में किसी अतिथि को चाय का प्रस्ताव देना मात्र शिष्टाचार नहीं, बल्कि आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है। कोई भी आगंतुक तब तक घर से नहीं जाता जब तक उसे कम से कम एक प्याला चाय न दी जाए, और इस प्रस्ताव को ठुकराना असम्मानजनक समझा जाता है। रूस में चाय का सिलसिला घंटों चलता है, जिसमें बार बार चाय बनाई जाती है और बातचीत का क्रम कभी खत्म नहीं होता। अगर कोई चीज वास्तव में रूस की आत्मा का प्रतीक है, तो वह वोडका है। यह सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि देश के इतिहास, संस्कृति और दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ हिस्सा है। वोडका दोस्ती, एकता और अनगिनत प्रसिद्ध कहानियों का प्रतीक मानी जाती है। पारंपरिक रूसी वोडका में लगभग 40% अल्कोहल होता है और इसे गेहूं, आलू या राई से तैयार किया जाता है। इसकी पारदर्शिता और शुद्धता के कारण ही रूसी वोडका को दुनिया की बेहतरीन शराबों में गिना जाता है। रूस में वोडका का आनंद धीरे धीरे नहीं लिया जाता, जैसे लोग वाइन पीते हैं। इसे एक ही बार में पीना उचित माना जाता है। पीने के बाद तुरंत गिलास मेज पर रखना शिष्टाचार के विरुद्ध है, इसलिए कुछ क्षण तक उसे हाथ में थामे रखना सम्मान का संकेत माना जाता है। लेकिन बिना किसी कारण वोडका पीना अनुचित समझा जाता है, क्योंकि हर जाम का एक अर्थ होता है। रूसियों के लिए हर बार पीने से पहले शुभकामनाएं देना जरूरी है। सबसे आम टोस्ट है ज़्द्रोविये, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य के लिए या दोस्ती के नाम। इसलिए यदि कभी आपको रूस में वोडका पीने का निमंत्रण मिले, तो झिझकिए मत, क्योंकि वह केवल शराब नहीं होती, बल्कि रूसी आत्मा का प्रतीक होती है। अगर आप एक दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं और इस विशाल व खूबसूरत देश में बसने का सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। रूस में एक अजीब नियम है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। वह है दाढ़ी पर कर। यह कर 1698 में सम्राट पीटर द ग्रेट द्वारा लागू किया गया था। उन्होंने यूरोप की यात्रा के दौरान देखा कि वहां के सभ्य समाज में बहुत कम पुरुष दाढ़ी रखते थे। अपने लोगों को भी आधुनिक दिखाना चाहते हुए उन्होंने लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने का निर्णय लिया, ताकि पुरुष दाढ़ी बढ़ाने से बचें। आप सोच सकते हैं कि इतने पुराने कानून अब खत्म हो चुके होंगे, लेकिन 400 साल बाद भी यह पूरी तरह गायब नहीं हुआ। पुराने समय में पुरुषों से उनकी दाढ़ी की लंबाई के अनुसार कर वसूला जाता था। दाढ़ी जितनी लंबी होती, कर उतना ज्यादा देना पड़ता। यहां तक कि जिनके चेहरे पर हल्की दाढ़ी होती, उन्हें भी भुगतान करना पड़ता था। हालांकि यह नियम केवल नाम मात्र का रह गया है, क्योंकि अब इसे वसूलने के लिए कोई आधिकारिक संस्था नहीं है और न ही इसे न मानने पर कोई सजा दी जाती है। इसलिए अगर आप एक लंबी, गूंथी जा सकने वाली दाढ़ी रखने का सपना देखते हैं, तो निश्चिंत रहें। जहां दुबई में लोग उड़ने वाली टैक्सियों का सहारा लेकर ट्रैफिक जाम से बचने की कोशिश करते हैं, वहीं रूसियों ने जाम से निकलने के अपने अनोखे और साहसी तरीके खोज लिए हैं।
कुछ लोग ऐसी गाड़ियां किराए पर लेते हैं जिन्हें ट्रैफिक पुलिस शायद ही कभी रोकती है, जैसे एम्बुलेंस। इस उपाय से वे प्राथमिक लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबी गाड़ियों की कतार में फंसने से बच जाते हैं। नतीजतन अब कई एम्बुलेंस अपनी चिकित्सीय सेवाओं के साथ साथ यात्रियों को भी ले जाने लगी हैं। यहां तक कि कुछ लोग अपनी निजी गाड़ियों को एम्बुलेंस जैसा रूप दे देते हैं ताकि वे प्रतिबंधित लेनों में चल सकें और गति सीमाओं से बचें। इस कारण से रूसी प्रशासन समय समय पर एम्बुलेंस की अचानक जांच करता है। ऑनलाइन भी एम्बुलेंस टैक्सी सेवाओं के विज्ञापन मिल जाते हैं जो लगभग 6,000 रूबल यानी करीब $65 प्रति घंटे के हिसाब से यात्राएं उपलब्ध कराते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूस के कुछ इलाकों में आप आम नागरिकों को टैंक जैसी गाड़ियों में घूमते देख सकते हैं। यह दृश्य देखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन रूस में यह ही असामान्य नहीं है, क्योंकि इस देश के पास दुनिया में सबसे अधिक टैंक हैं। पुराने या इस्तेमाल से बाहर सैन्य वाहन सुरक्षा जांच पास करने के बाद नागरिकों को कानूनी रूप से बेचे जा सकते हैं। हालांकि सभी प्रकार के सैन्य उपकरण निजी उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होते। इसलिए यदि आप कभी ऐसा दृश्य देखें तो घबराएं नहीं। जो चीज टैंक जैसी दिखती है वह वास्तव में संशोधित सैन्य वाहन हो सकती है। उदाहरण के लिए बीआरडीएम नामक उभयचर बख्तरबंद गाड़ी को अक्सर 4 पहियों वाले मछली पकड़ने के केबिन या चलित कार्यालय के रूप में बदला जाता है। इस नागरिक संस्करण की कीमत लगभग 20 लाख रूबल यानी करीब $21,700 होती है। ये 15 तथ्य केवल उस देश की झलक भर हैं जो 11 समय क्षेत्रों में फैला है और जिसकी सांस्कृतिक विविधता पूरे महाद्वीपों से अधिक है। रूस वह जगह है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक नवाचारों के साथ जीवित हैं, जहां संघर्ष ने सृजनशीलता को जन्म दिया है और जहां असंभव बातें भी आम दिनचर्या का हिस्सा हैं। इनमें से कौन सी बात ने आपको सबसे अधिक हैरान किया? क्या आपने कभी ओयमयाकॉन जैसी ठंड का अनुभव किया है, या सोचते हैं कि आप ऐसी जगह रह सकते हैं जहां सांस लेते ही वह जम जाए? नीचे टिप्पणी में बताइए कि रूसी जीवन के किस पहलू के बारे में आप और जानना चाहते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो हमें खुशी है कि आपको यह पसंद आया। लाइक बटन दबाना न भूलें ताकि हमें पता चले कि यह सामग्री आपके लिए उपयोगी रही। और अगर आप इसे फोन पर देख रहे हैं तो नीचे दिए गए हाइप बटन को भी टैप करें। इसमें केवल कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इससे यह वीडियो और भी दूर तक पहुंच सकता है। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। आपको आगे के लिए शुभकामनाएं।